दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया है। अभी हाल ही में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल का दौरा किया था। उसके बाद भारत में शदीद तनकीद की जा रही है। इस दौरे से ईरान और भारत के जो ताल्लुकात हैं उन पर शदीद फ़र्क पड़ा है और ईरान पर हमले के बाद तो गम गुस्सा पाया जाता है ईरान में भारत के ख़िलाफ़। मेजर गौरव आर्यन ने इस पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया है। भारतीय मीडिया मज़ीद क्या कुछ कह रहा है, हम चलेंगे वीडियो की जानिब। दोस्तों, आपको पता है कि खमेनी की मौत हो गई, बट व्हाट आर द लेसन्स फॉर इंडिया? द लेसन्स फॉर इंडिया कि सबसे बड़ी बात यह है कि चबार पोर्ट जो था ईरान का, वो हम खो चुके हैं। ईरान के साथ 3000 साल की हमारी दोस्ती, उससे हम तिलांजलि दे चुके हैं। मोदी अपनी कुर्सी के लिए क्या क्या कर रहे हैं देश के लिए। हमारे एक्चुअल मित्र जो है ईरान, बहुत करीबी दोस्त, यानी अच्छे बुरे मौसम में उन्होंने हमारा साथ दिया, उनको छोड़ दिया। जी ने इजराइल जाकर के क्या क्या नहीं करा, इजराइल को फुल ऑन सपोर्ट दे दिया एंड अब उस सपोर्ट के बाद हमारे ईरान के साथ और रिश्ते खराब होने वाले हैं डेफिनेटली। एंड सब के बाद रिसेंटली इजराइल गए थे एंड वहां पर उनको पार्लियामेंट में बेस्ट स्पीकर का ऑनर दिया गया था। अब पता तो ये जो हमने देखा है कि एक इतना बड़ा मुल्क इतने छोटे से मुल्क के सामने जाके घुटने टेक रहा है और उसके एक मॉरल प्रिंसिपल की बात नहीं की, इट वाज क्वाइट शेमफुल फॉर इंडिया। मडूरो को उठा के ले आया, क्या हो गया? ईरान में खमेनी को मार दिया, तख्ता पलट कर दिया, क्या हो गया? चलो एक काम करते हैं, क्यूबा चलते हैं। तो ये सारी मैं आपको बता रहा हूं, ये जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है, ईरान के ऊपर हमला हुआ है, इसका सबसे बड़ा लेसन जो मैंने एज अ स्टूडेंट, एज अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, जो मैंने सबक सीखा है वो और हम लोग कभी कभी इसकी हम लोग क्या है कि बिट्स एंड पीसेस में, अच्छा अभी इतने राफेल खरीद लिए, कल इतने राफेल खरीद लिए, अच्छा हम लोग सोच रहे हैं कि SU-50, अरे खरीद के खत्म करो यार। अगर तुम्हें SU-57 चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अब इसमें सोचना क्या है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। इसमें सोच क्या रहे हो? आपके सोचने से क्या हो जाएगा? उसके 4 पार और निकल आएंगे। अगर आपको चाहिए, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की। अमेरिका की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अमेरिका कहता है कि क्यूबा जो है हम एक फ्रेंडली टेक ओवर कर लेंगे। क्यूबा एक देश है, क्यूबा एक सॉवरेन कंट्री है। आपको क्यूबा ना पसंद आए वो अलग बात है, आपको ना समझ में आए अलग बात है। वेनेजुएला एक मुल्क था, आप गए, आपने उसके प्रेसिडेंट को उठा के आप ले आए। कल यही काम ये लोग करेंगे क्यूबा में, उठा के ले आएंगे, मार देंगे उसको, बोलेंगे हमने कैप्चर कर लिया। लो, ठीक है ना दोस्तों? बात यह है कि आपको लेसन्स लेने हैं। ये जो भी एक्शन हुए हैं, 2 हो चुके हैं आपके सामने, और तीसरा क्यूबा में, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप जब ईरान का एक्शन सक्सेसफुली कर लेगा वो फिर क्यूबा जाएगा। मुंह में खून लग गया ना। तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया एंड क्यों अटैक किया ये आपको भी थोड़ी देर में आगे चल के दिखाऊंगा। लेकिन जवाब में ईरान ने 5 कंट्रीज के ऊपर अटैक कर दिया एंड अब ये 5 कंट्रीज जो है एक एक करके वापस ईरान को अपना जवाब दे रही है। एक तरीके से हर जगह तबाही का माहौल बच चुका है यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर। एंड क्यों ना हो, रजिस्ट ही नहीं करता था एंड नेतन्याहू ने सिर्फ फालतू में मोदी जी को खुश करने के लिए रातों रात ये मेडल बनाया एंड मोदी जी को फालतू में ला करके पहना दिया। एंड मैं ये बात यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, इजराइल के खुद के एक मीडिया हाउस ने इस बात को छापा है। इस आर्टिकल में बताया गया कि मेडल ऑफ द केनेसेट जो दिया गया है, ये देने का प्लान सीक्रेटली बनाया गया। इनफैक्ट इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि ऐसा कोई ऑफिशियल मेडल एक्सिस्ट ही नहीं करता। ये मेडल सिंबॉलिक और एम्प्टी जेस्चर यहाँ पर बताया गया। एम्प्टी जेस्चर पकड़ा दिया मोदी जी को, मतलब जो पूरे देश को चूना लगा दिया, उसको चूना लगा दिया रे। इनफैक्ट आर्टिकल में कहा गया कि सेरेमनी को पॉलिटिकल पब्लिसिटी स्टेप की तरह यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। इस स्टेप को इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स और लीडरशिप इमेज बिल्डिंग से भी जोड़ा गया। लेकिन एक्चुअली में कितनी बड़ी फजीयत यहाँ पर हुई है। बीजेपी IT सेल कह रहा था देखो मोदी जी को मेडल मिल गया। इनफैक्ट हमारे देश का मीडिया तक भी ये बात कह रहा था कि मोदी को मेडल मिल गया, मोदी की वाह हो चुकी है वहां पर कनेसेट में, लेकिन वो मेडल फेक था। वो मेडल उससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये ठीक वैसे जैसे कि मैं अपने आप को यहाँ पर ये कह दूं कि मैं तो सुपर प्रेसिडेंट हूं हमारे देश का। सुपर प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने रिटर्न क्या किया, पहले नेहरू जैकेट पहन कर आ गया, उसके बाद मोदी जी को एक ऐसा मेडल दे दिया जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, चुना। वैसे नेतन्याहू को भी मैं बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं करना चाहता। फेक अवार्ड मोदी जी को नहीं दिया जाएगा तो और किसको दिया जाएगा? मोदी जी से इजराइल को फादरलैंड बुलवा दिया, उसके बावजूद भी मोदी जी को एक रियल मेडल नहीं मिला। अब इस अवार्ड की तो डेफिनेटली। लेकिन जो ईरान का स्ट्रक्चर है वहां पे खुदा है सुप्रीम लीडर खमेनी। बाकी सारे लोग जो छोटे मोटे चुनाव लड़ते हैं, बाप वही है या था, और उसने आज तक चुनाव नहीं लड़ा। एंड ही इज द सुप्रीम लीडर। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो सबसे तगड़ी मिलिट्री यूनिट है, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रिपोर्ट करती है। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान मसूद पेज़ेश्कियान, उसको रिपोर्ट, सारे मंत्री उसको, सारा पावर उसके पास। ऐसे में क्या होता है कि जब 8-10 लोग होते हैं जो पूरे देश को चलाते हैं, और वही पावर सेंटर है। पावर सेंटर आवाम नहीं है, पावर सेंटर जो है वो लोग नहीं है, पावर सेंटर वो 4-5 लोग हैं जो पूरे मुल्क को चला रहे हैं। ऐसे में अगर उन 4-5 लोगों को आप लुढ़का देते हैं, आप उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता है। यही एम था दोस्तों यूएस का, और यही एम था इजराइल का, कि उस पावर स्ट्रक्चर को, ये 7-8-5 लोग जो हैं उनको खत्म करो, अपने आप ढांचा ये गिर जाएगा, बाकी लोग संभाल लेंगे। अच्छा ये हो सकता है कि हो जाए कुछ दिनों में, आपको ये पता लग जाएगा कि ऐसा हो चुका है, क्योंकि खमेनी को मार दिया। अब बाकी जो लोग बचे हैं वो खमेनी के नीचे ही हैं। खमेनी से और कोई पावरफुल तो था नहीं, खमेनी चला गया है, बाकी लोगों को ये लोग मारने की कोशिश करेंगे। एक खतरा है दोस्तों। और अब मैं अपने वीडियो के मुद्दे पर आता हूं कि खतरा क्या है, खासतौर से भारत के लिए। कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप अपनी फौजें भेजते हैं, दंदनाते हुए ये लोग जाते हैं वेनेजुएला और मडूरो को उठा के ले आते हैं, सिटिंग प्रेसिडेंट को। फिर ये कहते हैं हम तो उसको मानते ही नहीं थे, हम तो मानते ही नहीं थे उसको प्रेसिडेंट, तो हम उसको उठा के ले आए। वो ड्रग्स बेचता था, ये करता था, वो करता था। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, कि वो ड्रग्स बेचता था, जब से मडूरो को उठा के लाए हैं तब से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार वेनेजुएला के ड्रग्स बेचने की या भेजने की या खरीद फरोख्त करने की एक बार बात नहीं करी उसने। आप कोई मुझे पब्लिक स्टेटमेंट दिखा दे डोनाल्ड ट्रंप का, ये बंदा रोज दिन में 250 पब्लिक स्टेटमेंट देता है, एक बात इसने करी ड्रग्स की मांग करी नहीं। जो भी था उसके पहले था, उसके बाद ऑयल ऑयल ऑयल, यानी कि ड्रग्स एक बहाना था। आपको वेनेजुएला पे हमला करना था, आपने कर दिया। आपको मडूरो को उठा के लाना था, आप ले आए, अब आपने वहां का तेल हड़प लिया। यही चीज ईरान के साथ होगी। मैं ये जो रेजिम है ईरान की, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ईरानी लोग मुझे बहुत पसंद है,
मैं बहुत प्यार मोहब्बत करता हूं ईरानी लोगों से, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, लेकिन ये जो क्लेरिकल रेजीम है, ये खमेनेई शमेनेई के, आई डोंट लाइक दिस पीपल वेरी मच। ये आज जाते हैं, अभी चले जाएं मेरी तरफ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसमें खतरा है। जो इसको हटाने का पावर वील्ड करता है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कि सारी चीजें फिर नवंबर का जो मिड टर्म इलेक्शन है उसमें सुनाने को रह जाएंगे। अब भारत को इसमें क्या करना चाहिए, वो सबसे अहम मुद्दा है दोस्तों। देखिए ऐसा होता है, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, लेकिन लोग जो हैं, हो सकता है मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, दिमाग तो मुझसे ज्यादा ही हो उन लोगों के पास, कि नहीं मेजर ये सब होता नहीं यार, तुम्हारी थ्योरीज बिल्कुल गड़बड़ है यार, तुम ऐसे ही बोल देते हो यार, ये तुम्हारी थ्योरी गड़बड़ है। दोस्तों साफ सीधी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और यही मुहावरा जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन करता है। मैं बता रहा हूं, अगर आपके हाथ में ताकत है, किसी का बाप नहीं रोक सकता। ये बात सच है, और अमेरिका इसका लिविंग प्रूफ है। ठोक दिया उसने, क्या कर लिया? आप क्या करोगे? एफआईआर दर्ज करोगे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर? क्या कर लोगे आप? जो इजराइल ने भी कराया है वो तो अमेरिका की शय पर कराया है। अमेरिका के साथ मिलकर उनकी पार्टनरशिप पे बॉम्बिंग करी है ईरान के ऊपर। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, आई डू नॉट लाइक दिस इरानियन रेजिम एट ऑल, एंड द सूनर दे गो द बेटर इट इज फॉर द वर्ल्ड। हम लोगों को दोस्तों दो चीजें करनी पड़ेंगी, दो चीजें हमें इमीडिएटली करनी पड़ेंगी। एक तो जो हमारा डिफेंस बजट है, आपको अपने डिफेंस को दुगना करना पड़ेगा। मैं बजट की बात कर रहा हूं, यू हैव टू डबल योर डिफेंस बजट। साफ सीधी बात है, कैपेसिटी जो है ना और डेटरेंस, वो रेल की पटरियां होती हैं, वो साथ साथ चलती हैं। आपकी जितनी कैपेसिटी होगी उतनी आपकी डेटरेंस की कैपेबिलिटी होगी। जिस दिन चाइना को पता लगेगा कि भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर्स भी हैं और भारत के पास ये रडार है और ये मिसाइल है, चाइना खुद ही चुपचाप बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा। जिस दिन आपने इंटेंट और कैपेबिलिटी दोनों दिखा दी, पाकिस्तान चाइना कलूसिविटी की बात करते हैं, दोनों के दोनों चुप। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका खुद का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो 10 साल के बाद, इफ एवरीथिंग गोज ऑफ वेल, अगर सब कुछ ठीक ठाक गया, तो हो सकता है कि 10 साल के बाद पहला जहाज, फिर उसके बाद उसको समय लगेगा, उसके जो स्क्वाड्रन्स बनेंगे, एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज, 20 जहाज होंगे, कितने साल लग जाएंगे 5th जनरेशन। यहां पे चाइना अपना 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट दिखा चुका है लोगों को, 7-8 साल में दे हैव अ फ्लाइंग 6th जनरेशन फाइटर। अमेरिका का प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो आप एक ऐसी वॉलेटाइल नेबरहुड में रहते हैं वे यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी ब्लाइंड टू सच चैलेंजेस। सरकार ने बहुत काम करा है दोस्तों, और खासतौर से सरकार ने, जो मैंने देखा है पिछले 10 साल में, दे रियली गॉन आउट ऑफ द वे और बहुत चीजें करी है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है, खासतौर से एयरफोर्स के मामले में। और सबसे बड़ी जो बात है, अगर आपको SU-57 चाहिए, तो ये हम सोच रहे हैं कि 2 स्क्वाड्रन क्यों ही खरीद रहे हैं, मुझे बात समझ में नहीं आई। 2 स्क्वाड्रन का करोगे क्या? 2 स्क्वाड्रन का क्या करोगे? व्हाई डोंट यू जस्ट से दैट वी वांट टू बाय 10 स्क्वाड्रन्स, एंड द स्टोरी ना। आप रशिया को बोलोगे हमें 10 स्क्वाड्रन चाहिए, 8 स्क्वाड्रन भारत में बनेंगी, 2 आप फ्लाई अवे कंडीशन में दोगे, बोलो किस तारीख को, ये लो पैसे। क्या अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर डालेगा? बिल्कुल डालेगा। क्या अमेरिका आपके ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश करेगा? बिल्कुल करेगा। नई बात है। जब आपने S-400 लिया था, अमेरिका ने सैंक्शंस की धमकी नहीं दी थी। जब आपने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे, क्या आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं? दिस इज ओल्ड न्यूज। अमेरिका विल कीप ऑन प्रेशराइजिंग, वो अमेरिका की आदत है। यू हैव टू फाइंड अ वे अराउंड ऑल ऑफ दिस। आपको चाहिए, देखिए रेल की पटरी है, ठीक है जी, एक तरफ आपकी कैपेसिटी है, दूसरी तरफ आपका डेटरेंस है, और ये दोनों एक साथ चलते हैं, ना आगे ना पीछे। जितनी कैपेसिटी उतना डेटरेंस। आपको अपनी कैपेसिटी ऐसे बनानी है कि भय बिन होए ना प्रीत। ये आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने बीच में कभी पहलगाम कर दिया, 26/11, ये पाकिस्तान क्यों करता है, कभी सोचा आपने? ये चाइना जो कहता है गलवान में PP-14 पे आ गया, मैं ऐसा करूंगा, मैं अंदर आने की कोशिश करूंगा, ये चाइना क्यों करता है? कभी सोचा है आपने? कैपेसिटी, डेटरेंस। एक बार आप लोगों ने इन दोनों को, चाइना पाकिस्तान को, इंटेंट और कैपेबिलिटी दिखा दी, शांति ही शांति है। और दूसरी चीज जो भारत को करनी है दोस्तों, नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट आर्मिंग अफगानिस्तान। मैं आपको बता रहा हूं, इट्स टाइम टू स्टार्ट आर्मिंग अफगानिस्तान विद इमीडिएट इफेक्ट। भाड़ में गया डोनाल्ड ट्रंप जो सोचता है, हेल विद इट, डजंट मैटर। इट्स टाइम टू स्टार्ट आर्मिंग। अगर आपको हवाई जहाज देने, हवाई जहाज दीजिए, एयर डिफेंस इक्विपमेंट देनी है दीजिए, आपको पिनाका देने हैं दीजिए, मैन पैड्स देने हैं दीजिए, आपको आर्टिलरी गन्स देनी है दीजिए, आपको जो साजो सामान देना है, जो हथियार देने हैं तालिबान को, अफगानिस्तान को, इंडिया शुड गो अहेड एंड सप्लाई दोस थिंग्स टू देम। गिव इट टू देम फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसे की जरूरत नहीं है। वी डोंट वांट एनी मनी फ्रॉम अफगानिस्तान। आप चाहिए उनको दीजिए, जैसा देना है दीजिए। दोस्तों, स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान इज इंडियाज बिगेस्ट बेट अगेंस्ट द शेनानिगन्स जो एक साथ जाते हैं। जब आपकी कैपेसिटी ठीक होगी, आपका डेटरेंस ठीक होगा। आपको क्या लगता है कि भारत के अंदर ये सब बदमाशी करने की कोशिश नहीं करते? क्यों? जब जस्टिन ट्रूडो था प्रधानमंत्री कनाडा का, तब आपको क्या लगता है कि खालिस्तानियों को आशीर्वाद किसका था? इनको पता है कि भारत के अंदर ऐसा नहीं कर सकते कि आके दिल्ली में बम मार दिया। दे नो दे कांट डू दैट। तो ये अंदर ही अंदर दीमक कैसे पैदा करते हैं जो अंदर का स्ट्रक्चर को खोखला करने की कोशिश करें। मुझे याद आता है उस CRPF ऑफिसर, मैं कुछ साल पहले दोस्तों गया था दंतेवाड़ा, और मुझे उस CRPF ऑफिसर याद है, बड़ा शेरदिल, बड़ा डायनेमिक ऑफिसर, और उसने मुझे बताया, ऑफ कैमरा बताया उसने मुझे, कहते हैं कि सर यहाँ पे हम नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं और दिल्ली में मेरे खिलाफ ये लोग केस फाइल कर देते हैं। और मुझे उस दिन इतनी बेबसी की फीलिंग हुई कि ये इकोसिस्टम भारत के अंदर काम कर रहा है। तो आपको अंदर का इकोसिस्टम मजबूत करना है दोस्तों। अंदर का इकोसिस्टम क्यों? क्योंकि ईरान में भी यही हुआ है, ईरान में भी यही हुआ है। और ईरान में ऑन रिकॉर्ड देयर हेड ऑफ स्टेट हैज सेड दैट सो मेनी पीपल इन ईरान आर कॉम्प्रोमाइज्ड। गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के लोग हैं जो कि रेजीम के क्लोज हैं, वो कितना कॉम्प्रोमाइज है। यहां पे इजरायली इंटेलिजेंस कितना ईरान के अंदर घुसा हुआ है। भारत के अंदर वैसा नहीं है, क्योंकि हर एक देश की रियलिटी अलग होती है, लेकिन भारत को भी खतरा है। यहां पे कितने ऐसे NGOs हैं भारत के अंदर, इतने कैसे दुश्मन हैं जिनका टोटल एक काम है, किस तरीके से चलो इस फाउंडेशन को कमजोर करें, इस नींव को कमजोर करें। हमें इंटरनली और एक्सटर्नली स्ट्रांग होना है। कोई आपका दोस्त नहीं है इस दुनिया में, कोई आपका दोस्त नहीं है। यू आर सराउंडेड बाय एनिमीज, यू हैव टू फाइट।
कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आपको खुद अपनी मदद करनी है, खुद आपको पावरफुल और स्ट्रांग बनना है। आखिर इस वक्त इस टाइमिंग पर इसराइल जाना उसका क्या मायने रखता है, उसके जियोपॉलिटिकल क्या मतलब निकलते हैं दुनिया में, इसे कैसा देखा जा रहा है, और उनकी जो स्पीच की जो कंटेंट्स हैं उसके बारे में भी बात करूंगा, और जो कुछ 16 मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इन्होंने साइन किए हैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। लेकिन एक और बड़ा मसला है जो डिस्कस नहीं किया गया, वो आईमेक का है, जिसका जिक्र मोदी ने अपनी तकरीर में भी किया था, बेसिकली इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो उसके इन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूसरी यात्रा की इजराइल को, और वो पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, या कह सकते हैं वाहिद एक ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है जो इजराइल को गए हैं। जब से इंडिया ने तो 1950s में ही इजराइल को रिकग्नाइज कर लिया था, बट इंडिया हमेशा से काफ़ी प्रो पैलेस्टाइन पोजीशन रहा है इंडिया का। और इंडिया का प्रो पैलेस्टाइन पोजीशन की वजह ये थी कि इंडिया एक पोस्ट कॉलोनियल मुल्क है, और कॉलोनियलिज्म से वो आज़ाद हुआ था, और कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म के वो खिलाफ था। और जो इजराइल और वेस्टर्न ममालिकों ने मिलकर किया है फ़लस्तीन में, उनके ऊपर बाहर से यूरोपियंस को लाके बसा दिया, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में बसाया, अमेरिका में बसाया, न्यूजीलैंड में बसाया, कनाडा में, तो उसी तरह यूरोपियंस को दूसरों को लेकर आए और वहाँ पर इजराइल में, तो उसको कॉलोनियल सेटलरिज्म कहते हैं। तो उसके खिलाफ भारत हमेशा से रहा है। अब जब पूछा जाता है कि भाई आप फ़लस्तीन के लिए क्या कर रहे हो, आप अपने आप को लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ कहते हैं, तो यही सरकार, यही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस बात की तरफ इशारा करती है कि भारत वॉज द फर्स्ट नॉन अरब कंट्री टू रिकग्नाइज पैलेस्टाइन एज अ स्टेट। पैलेस्टाइन की एक एम्बेसी भी है वहाँ पर दिल्ली। अगर आप जाके देखिए यूएन में जितने भी वोट्स भारत ने डाले हैं, ज्यादातर प्रो इजराइल वोट है आज का। तो भारत की देखिए बातें तो भारत बहुत करने लगा है। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो बड़ी बड़ी बातें ज्यादा, बड़े बड़े काम कम होते हैं, यानी कि हम ये हैं, हम विश्वगुरु है, हम वर्ल्ड पावर है वगैरह, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वो है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत की आपकी इंसानियत ही खत्म हो गई। एक कौन सा इंसान हो सकता है जो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बम मारकर, कोई अगर मार रहा है और आप उसको देखकर आपके दिल में इंसानियत नहीं जागती, तो सोच लें आप किस किस्म का आपका सिविलाइजेशन है, किस किस्म के आपके संस्कार है। तो दैट इज द थिंग कि एक लफ्ज उन्होंने अपनी तकरीर में नहीं कहा। तो एक तो इस सारी तकरीर का एक खुलासा ये था कि मॉरल हिपोक्रेसी शुरू से लेकर आखिर तक। उन्होंने कहा कि हमारा जो वैल्यू है, हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यू है वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब कि सारी इंसानियत एक फैमिली है। तो क्या सारी इंसानियत में फलस्तीन के बच्चे नहीं आते? क्या गाजा की औरतें जो निहत्ते मारे गए, क्या वो फैमिली नहीं है आपकी? किस किस्म के लोग हैं आप? टेररिज्म की बात करते हैं आप। पिछले चंद महीनों में इंडिया में देख लें आप, कितना टेररिज्म हो रहा है। जाके लोगों को मार रहे हैं, बच्चे लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनको मार रहे हैं, लोगों को लिंच कर दे रहे हैं। इस तरह के डेली एक किस्म से हिंदुत्व टेररिज्म भारत में दिन रात चल ही रहा है। उसके खिलाफ तो ये कुछ कहते नहीं है। सो बेसिकली इट वाज ए हिपोक्रिटिकल स्पीच। भारत के लोग समझे या ना समझे, सारी दुनिया को नजर आ जाता है ये कि दिस इज हिपोक्रिटिकल स्पीच। ये आर्टिकल मैंने रात को लिखकर 6 बजे सेंड किया। डिप्लोमेट इज अ वेरी रिस्पेक्टेड हाईली रेट सिलसिला था। कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है किसी का भी। ज्यादा से ज्यादा 5-10 हज़ार अनएम्प्लॉयड इंडियंस को इसराइल में बाथरूम धोने के लिए, रोड साफ करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए, इस तरह के लो लेवल की जॉब्स मिलेंगे। जाके देखिए आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले, 2 साल पहले मिस्त्रीज, लेबर वर्कर्स वगैरह गए थे इंडिया से, और वहां पर भी बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं भारतवासियों को इसराइलीज। कोई इज्जत से बात नहीं करता। आप लोग गूगल करके देख लें एज टू हाउ इंडियंस आर ट्रीटेड इन इजराइल। वो वीडियोस देख के आपको रोना आ जाएगा, जिस तरह से वो उनको बिल्कुल भारतवासियों को इसराइलीज वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे भारतवासी दलितों को ट्रीट करते हैं इंडिया में, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में। तो एज ए लो कास्ट, लो लेवल, गैर नॉन ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं उनको। तो सो बस आई थिंक दैट इज ओनली एडवांटेज इंडिया इज गोइंग टू गेट 5-10 हज़ार जॉब्स, और वो भी। जी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया रिलेशन सुनना चाहते हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मज़ीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटी के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।